हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे, अच्छा सब चल रहा होगा। हम लोग कर रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर। तो ये क्लास है ईवीएस के लिए। ऑलरेडी मैंने ईवीएस का 2 क्लास डाल बना चुका हूँ। मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर 1 के लिए। जुलाई 2013 का ये पेपर है और ये मेरे पास जो बुकलेट नंबर है, ये बुकलेट नंबर है, ये ए है। जिनके भी पास ए होगा आप जाकर के वहाँ जाकर मिला लीजिएगा, जिन्हीं के पास पीडीएफ हो। वैसे मैं पीडीएफ दे दूंगा, मैं भूल जाता हूँ इतने सारे काम के चक्कर में, आप लोग याद दिला दीजिएगा। ठीक है। साथ ही साथ सभी चीज़ों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, फिर से मैं दे दूंगा। वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। नहीं तो मैं बता देता हूँ, वैसे IQ अड्डा के नाम पर फेसबुक पर सर्च कर लीजिएगा और कुश कुमार 8943 करके इंस्टाग्राम पर सर्च करिएगा, वहाँ जाकर फॉलो करें, मैं मिल जाऊँगा। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आज का सेशन? तो सिलेबस, अच्छा एक और बात, सिलेबस किसी ने बोला था, एक काम करूँगा मैं, सिलेबस का शाम 6 बजे एक वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, या फिर मैं सिलेबस ही बता दूं पहले, मैं नहीं, सिलेबस का मैं एक अलग वीडियो ही बना दूंगा। ठीक है। वो किसी ने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट किया है, और कोई एक बंदा था उत्तर प्रदेश का या राजस्थान का, उन्होंने बोला सर मुझे थोड़ा सिलेबस बता दीजिए, मैं न्यू कैंडिडेट हूँ। तो मैंने सोचा सिलेबस तो ईजी है, कोई भी कहीं से भी समझा जा सकता है, बट मैं उनके लिए एक वीडियो बना दूंगा ताकि हर कोई जाने समझ ले। ठीक है। पर्सनल कोई मैसेज करता है तो थोड़ा लगता है कि चलो भाई हेल्प कर देना चाहिए। ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं कुश कुमार, स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो पर्यावरण का पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 61। एक मिनट में थोड़ा जूम कर लूँ यदि कोई दिक्कत ना हो तो। हाँ चलिए ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर है, कहता है उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सवाल आपसे पूछ रहा है कि कौन ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने मच्छर को पूरा चीर फाड़ के उनके पेट को फाड़ दिया और उसको शोध किया उस पर कि इसमें जो इंजाइम्स जो पाए जाते हैं, जो भी इसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, क्रोमोजोम्स है या फिर जो भी है उनके बॉडी में, उसी के कारण हमारे पुरस्कार भी दिया गया था। तो वो उस व्यक्ति का नाम बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला कहता है चार्ल्स डार्विन, बहुत फेमस नाम है ये सारे। ठीक है। ग्रेगोर मेंडल। तीसरा नाम है जॉर्ज मैस्ट्रल। चौथा नाम है रोनाल्ड रॉस। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपको पता होगा तो सीधा आंसर देंगे। ऑप्शन 4 रोनाल्ड रॉस थे, जिन्होंने मच्छर के पेट में उसके अंदर जाके झांक कर देखा और पता किया कि मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 62 आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? रजत ने अपने मित्र से कहा, रजत तो एक स्टूडेंट है या कैंडिडेट है या बंदा है, कोई बच्चा है, वो अपने मित्र से कहता है मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गिरता हूँ। मतलब उसे बुखार आ रहा है, उसे कपकपी लग रही है, सर सिर दर्द है उसका, और उसके पसीने भी आ रहे हैं और उसके कारण वो परेशान होकर चक्कर खा के गिर भी रहा है। तो कह रहा है रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। तो उसका इलाज होता है, डॉक्टर उसे कड़वी सी दवाई देते हैं। तो रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो रजत को कौन सा रोग हुआ है इसके बारे में पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, फिर से कहता है मियादी बुखार, दूसरा कहता है अतिसार, तीसरा कहता है हैजा, चौथा कहता है मलेरिया। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, आप लोगों को पता होगा कौन से बीमारी से कौन से लक्षण होते हैं, तो इसका आंसर है मलेरिया। मलेरिया के लक्षण यदि आपको पूछना हो, बताना हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया हुआ, आप इससे जान सकते हैं। मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है। हैजा वगैरह क्या होता है? मतलब गंदे पानी पीने से होता है, पेचिस वगैरह। ठीक है। और खाने से भी होता है। ठीक है। और ऐसे भी इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री वालों के लिए भी, जो सोशल। एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। दूसरा ऑप्शन कहता है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। तीसरा ऑप्शन कहता है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। चौथा कहता है वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा
आज से कई हजारों साल पहले, कई हजारों साल नहीं, आज से हजारों साल पहले या कई वर्षों पहले एक व्यक्ति भारत आया था जिसका नाम था अल-बरूनी। वो जहाँ से आया था आज वर्तमान में उज़्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है? उसने क्या, उसने भारत पर आया तो वो भारत का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन, यहाँ के लोगों का जो मतलब स्किल देख कर के वो बहुत खुश हुआ, तारीफ़ हुआ। उसी तारीफ़ के संदर्भ में उसने किताब लिखी और उसमें यहाँ के बारे में विवरण दिया है। कुछ कुएँ के बारे में उसने लिखा है, कुछ खेती के बारे में उसने लिखा है, यहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में लिखा है ना, इन सब के बारे में उसने लिखा था। क्लियर है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आज का 64 कहता है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को, मतलब रात में जो जानवर जागते हैं वो किस चीज़ को, अब ऑप्शन पढ़ के समझेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। कहता है हर रंग देख सकते हैं, मतलब रंग के बारे में पूछा गया है। दूसरा कहता है केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। तीसरा कहता है केवल हरे रंग में देख सकते हैं। चौथा कहता है केवल लाल रंग में देख सकते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या जाएगा। देखिए, हमने पढ़ा है जहाँ तक, जितने भी जानवर हैं मोस्टली वो ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। रीज़न है कि लेकिन वो कम देखते हैं, वो मतलब ज़्यादा उनका आई साइट जो स्ट्रांग नहीं होता। जिस तरह चूहों के बारे में हमने पढ़ा है कि उनके आँख की रोशनी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन जितना खराब उनका आँख है चूहे का, उससे कई गुना ज़्यादा उसके स्मेल का एक्सीलेंसी है, टेस्ट करने का एक्सीलेंसी है, टच करने का एक्सीलेंसी है, उसमें एक्सीलेंट है मतलब वो चूहा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर कुछ जानवर है जो रात में जागते हैं, वो किस कलर को देख सकते हैं। तो याद रखिए, जो भी जानवर रात में जागते हैं वो सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। क्लियर है? ऐसे जैसे बिल्ली वगैरह का पूछा जाए तो याद रखिए वो हरा लाल वो लोग देख सकते हैं। क्लियर है? गाय भी देखते हैं रेड कलर का, उनको टिंट नजर आता है क्योंकि दिन में जनरली वो लोग जागते ही हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप साथ में कर लीजिएगा, वो जितने भी जानवर हैं ना वो कितने घंटे सोते हैं, है ना, ये लिस्ट एक बना दूंगा मैं, वो ला दूंगा, वो भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है 5-7 जानवरों के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 65 कहता है हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। जो आपको 4 कथन दिया गया उसके बारे में सही सही चीज चुनना है। ठीक है, चयन करना है उसका। पहला कहता है कथन, हाथियों के झुंड में केवल हाथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। नहीं, ये बात नहीं है कि वो हर एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसा हमने कहीं देखा नहीं है। ठीक है, हो सके तो वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे फैमिली वाले भी उसमें शामिल हो सकते हैं हाथियों में के झुंड में। ठीक है, तीसरा कहता है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और चौथा कहता है एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। नहीं, ये कहना गलत है। चलिए अब मैंने दो कैंसिल। देखिए हाथी ऐसा होता है जिसका ग्रुप होता है जिसमें 14 से 15 लोग ही होते हैं। लोग मतलब उनके जो ग्रुप हैं, ग्रुप में 14 से 15 लोग ही होते हैं। ठीक है, फिर से मैंने लोग ही बोल दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, और उस झुंड में उसकी जो लीडर होती है वो क्या होता है, जो फीमेल हाथी होती है मतलब हथनी, वो भी बुजुर्ग, वो उसकी लीडर होती है। ठीक है, अब बात होता है मतलब मेल के बारे में। तो मेल जो होते हैं वो होते तो हैं ग्रुप में, लेकिन यदि वो 14-15 साल के जैसे ही यंग हो जाते हैं वो ग्रुप्स को छोड़ देते हैं। इट मीन्स हाथी के जो बच्चे होते हैं ना, मेल हो या फीमेल, वो झुंड में रहते हैं। बड़े होने पर मेल वाले सिर्फ अलग हो जाते हैं। क्लियर है? अब वो अलग अलग परिवार के भी होते हैं। आगे चलूँ मैं। ठीक है, इसका आंसर था ए एन सी, मतलब 2 नंबर। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें कहते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि देखने को नहीं मिलता है, लेकिन देखिए कह रहा है फूल के अंदर एक कुछ पाउडर जैसा पतला सा है, उसकी रचनाएं दिखाई देती हैं हमें फूल के अंदर में। ठीक है, तो वो क्या कहे जाते हैं उसे। कहता है यहाँ पर पराकोस कहते हैं, दूसरा कहता है पराग कहते हैं, तीसरा कहता है मूलांकुर कहते हैं, और चौथा कहता है वर्तिकाग्र स्टिग्मा। भाई ठीक है, मैं इंग्लिश में ठीक हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़ के आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, मैं चश्मा भी नहीं पहना हूँ, मुझे छोटा बहुत दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होता है पोलन। जो हम जानते हैं ना, वो होता है फूल के बीच वाले पोर्शन को पोलन बोलते हैं, मतलब पराग। इसे मैं हिंदी में बोलूंगा। क्लियर है? सीधा सा आंसर, इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन नहीं है मैं सीधा बोलूंगा, फिर इसके बीच में क्या तो मैं बोलूंगा ना। अगला क्वेश्चन कहता है 67 कहता है यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे।
बेचते मिलेंगे, बेचने को दिखने को मिले, कोई बात नहीं। चलिए, कह रहा है यहाँ पर, यदि आप अहमदाबाद गुजरात गुजरात स्टेट के जो अहमदाबाद शहर है वहाँ पर रेलवे स्टेशन में आप जाएंगे तो वहाँ पर कौन से ऐसे चीज़ है जो आपको खाने वाले चीज़ वहाँ पर बेचते हुए नजर आएंगे लोगों के द्वारा। तो चार ऑप्शन है। पहला कहता है ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। दूसरा कहता है छोले भटूरे तथा लस्सी। चौथा कहता है इडली चटनी वड़ा चटनी। और फोर्थ कहता है पूरी साग और ठंडा दूध। जल्दी से बताइए, पूरी साग, ठीक है, और ठंडा दूध, जल्दी से बताइए। देखिए, गुजरात में फेमस है ढोकला चटनी और लेमन राइस, जिसे हम कहते हैं फ्राइड राइस के साथ बहुत जगह लेमन राइस चलता है, तो ये फेमस है। छोले भटूरे और लस्सी यदि मैं बोलूँ तो पंजाब के लिए फेमस है। इडली चटनी और वड़ा चटनी ये हमारे महाराष्ट्र और उधर साउथ वाले हैं। और यदि पूरी साग और ठंडा दूध यदि पूछिए आपसे तो मध्य भारत आप कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे राज्य में। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, आज का 8वां क्वेश्चन कहता है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? मतलब पक्षियां है ना अक्सर अपने सर ज्यादा हिलाते हैं, आई मतलब अपनी आंखों के रिस्पेक्ट में, कंपेयर में, ठीक है, रिस्पेक्ट में नहीं कंपेयर में। तो क्यों, ऐसा क्यों है? पहला ऑप्शन कहता है उड़ सकते हैं। दूसरा कहता है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। तीसरा ऑप्शन कहता है पक्षियों की आंख छोटी होती है। चौथा ऑप्शन कहता है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो भाई यहाँ पर गर्दन घुमाने से कान का कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। दो ऑप्शन आपके लिए छोड़ता हूँ, आंसर दीजिए। देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट दबा कर करिएगा, इसे शेयर भी करिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइए जिससे खास जरूरत है, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं मुझे ठीक नहीं लगता है, मैं भी उदास होता हूँ, मैं मुझे भी मोटिवेट करिए, आप लोगों का जिम्मेदारी है कि मुझे कैसे आप मोटिवेट करेंगे, है ना। जितना मोटिवेट करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कंटेंट लेके आऊँगा। मैं तो कुछ प्लान कर रहा हूँ, देखिए मैं बताऊंगा आगे जाकर। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा जो पक्षियों के जो आंख की पुतली होती है वो घूमती नहीं है, इसलिए उन्हें आजू बाजू देखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने सर को घुमाना पड़ता है। आगे चलते 69 कहता है निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में होमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। मतलब कोई एक रोगी है, डॉक्टर ने उससे बोला आपको होमोग्लोबिन की कमी है। अब होमोग्लोबिन को कमी पूरा करने के लिए क्या मिलता है, आयरन हमें शरीर में होना चाहिए, ठीक है। तो उस आयरन को पाने के लिए हम क्या खाएंगे? चार ऑप्शन है। कहता है चावल चीनी आंवला, ठीक है, आंवला तो सही है लेकिन चावल चीनी ऐड कर दिया है भाई, तो ये तो गड़बड़ हमको मुझे लग रहा है, ठीक है। आगे कहता है हरी पत्तेदार सब्जियां गेहूं संतरा। तीसरा कहता है गुड़ नींबू मटर। चौथा कहता है आंवला हरी पत्तीदार सब्जी और गुड़। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। चार ऑप्शन है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए, इसका सीधा सीधा आंसर है आंवला हरी पत्तेदार सब्जी और गुड़, इसमें आयरन मिलता है, ठीक है। गड़बड़ मत करिएगा इसके बारे में, बहुत इजी से सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन ठीक आया है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो हरी सब्जियां आंवला और गुड़ खाने। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 है, एनसीएफ 2005 है, जो एनसीईआरटी द्वारा ही बनाया गया था, याद रखिएगा। अब इस बार जो 2005 का एनसीएफ है चौथा बार इंप्लीमेंट हुआ है, याद रखिएगा। जिस तरह हमारा मोबाइल बदलता रहता है ना, मॉडल इसका है ना, कोई नया चीज़ आता है तो ऐड करते जाता है, नया ऐसे पुराना कहते हैं हम लोग, फिर नया आ जाता है, उसी तरह ये इंप्लीमेंट करता गया है। ये चौथा है, ये फोर्थ टाइम है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 है, एनसीएफ को लाने के लिए, जोड़ने के लिए उसका एम क्या बनाया गया है? चार ऑप्शन है। कहता है विश्व की विश्व की एक मिनट, विश्व की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना। दूसरा कहता है विश्व के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। तीसरा कहता है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। चौथा कहता है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बच्चों को अपने परिवेश के साथ साथ, विद्यालय परिवेश के साथ साथ उसे बाहरी दुनिया के साथ जोड़ने सिखाने में उससे बहुत बेहतर नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो चीज़ों को जोड़ सकता है, चीज़ों के बारे में जान सकता है। मान लीजिए कोई अभी दिल्ली में बैठा हुआ है, वो लद्दाख के बारे में पढ़ रहा है, पूरा एकदम ऐसा उसे एक्सप्लेन किया जाए और ऐसा टेक्स्ट बुक दिया जाए पिक्चर्स के साथ, कंटेंट के साथ, तो कि उसे फील हो कि लद्दाख में मैं हूँ, लद्दाख में मैं ऐसे से महसूस करो, हम जाएंगे, हमें ये देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गया आपको? तो ये क्या करना है, देखिए ऑप्शन 4 भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन जो बेस्ट होता है ना हमें वो देखना है, तो हम क्या करते हैं उसको बाहरी
आगे चलते हैं, सोशल साइंस भी ऐड हो जाता है, अल्बरूनी हमने पढ़ा भी, वो भी हिस्ट्री का पार्ट है, बात समझ में आ गया ना। 71 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुसार अनुरूप नहीं है। मतलब प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें से 4 ऑप्शन में कौन सा ऐड नहीं होना चाहिए, कौन सा आवश्यक नहीं है। 4 ऑप्शन है, कहता है पहला, उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। हम उसे रोजगार के लिए नहीं पढ़ाते, हम उसे शिक्षित करते हैं, उसे ज्ञान देते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं, सामाजिक बनाते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो सीधा सीधा आंसर यही होना चाहिए। ऐसे नीचे ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहता है, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, सही बात है। तीसरा कहता है उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे आगे ले जाएं, ये भी सही है। चौथा कहता है उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, सही बात है। ये 3 सही हैं, लेकिन हमसे पूछा है कौन नहीं होना चाहिए, नहीं वाले पर ध्यान देना है, तो ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए। बात बाकी सारे पर्यावरण अध्ययन एनसीएफ के अकॉर्डिंग सही है। 72 क्या कहता है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक को पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता तथा स्थान दिया गया है। फिर से मुझे पढ़ने दिए, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। अच्छा, सबसे आगे इसको रखा गया है, प्राथमिकता दिया गया, क्यों? ऑप्शन है, पहला कहता है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्यान करने के लिए। दूसरा ऑप्शन कहता है चिंतन और विस्मय इस शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। हम परिभाषा पढ़ाने के लिए नहीं कोई ऐड करते हैं कंटेक्स्ट में, ठीक है। चौथा कहता है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। अरे भाई, पर्यावरण अध्ययन अभ्यास प्रश्न कितना यहाँ करवाएंगे, मैथ्स या फिजिक्स थोड़ी ना है। तो 2 ऑप्शन मैंने छोड़ा, मैंने बोला था ऑप्शन 2 सही होना चाहिए, फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। ऑप्शन 2 कहता है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध करना। बात सही है, हम प्रोवाइड करेंगे, उसे अपॉर्चुनिटी देंगे, मौके देंगे उसे लर्न करने के लिए, कॉम्पिटेंस एंड वंडरिंग, चीज़ों को जानने के लिए, खोजबीन करने के लिए। लिटिल साइंटिस्ट होते हैं ये लोग, प्याजे के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गया। अब पर्यावरण है तो वाइगोस्की जी को भी ऐड कर लेंगे हम लोग, सोशियो कल्चर एक्टिविटी है ना, पर्यावरण अध्ययन में हम समाज को भी इंक्लूड करते हैं। अगला कहता है क्वेश्चन, कहता है पर्यावरण अध्ययन कि पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। मतलब हम कहानी या कहानी को क्यों हम ऐड नहीं करना चाहते हैं पर्यावरण में। 4 ऑप्शन है, पहला कहता है विषय में रुचि का विकास करना। दूसरा कहता है नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। तीसरा कहता है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। चौथा कहता है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए इसका आंसर बेस्ट यदि हमें ढूंढना, नहीं पूछा है, ठीक है, तो नहीं के हिसाब से हम देखें तो इसे बदलाव नहीं करना चाहिए। 1 मिनट, हाँ, हम क्या बोलते हैं, इससे नित्य एक रस विषय वस्तु में बदलाव नहीं करना है, उसे रुचि तो विकसित करना है, आनंद भी और मजा भी ले, मजे से वो पढ़ाई करें, इंजॉयमेंट होना चाहिए क्लास में, वो वाला मजा है, मस्ती। क्लियर है, बात समझ में आ गया। 74 क्या कहता है, 74 कहता है पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचार को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। बात सही है। तो पाठ्यचार की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। फिर से नहीं वाले सवाल किया गया है, सब कुछ होना चाहिए, कौन सा ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए वो पूछा है हमसे, ठीक है। नहीं पर मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ठीक है। कहता है यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। दूसरा ऑप्शन कहता है यह विषय को एक सामाजिक प्रकर्म के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। दोनों ठीक जा रहा है, अभी तक ऑप्शन ठीक है, ये दोनों सही है, ऐसा होना चाहिए। तीसरा कहता है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देता है। सही बात है, कहीं ना कहीं मेथड भी हम अप्लाई करेंगे, एम्फसाइज करेंगे, प्रोसेस करेंगे टीचिंग लर्निंग का। लेकिन चौथा कहता है यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। फिर से मैंने बोल दिया, सीडीपी हमारा साइकोलॉजी हमें नहीं कहता है, या एनसीएफ भी नहीं कहता है कि हम परिभाषा या डेफिनेशन पर बल दें। तो सीधा सीधा आंसर इसका 4 होगा, मतलब नहीं, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, मैंने बोला था आधा आधा करके हम चलेंगे, हाफ हाफ। कहता है नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी हैं प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। मतलब वो पढ़ाना चाह रही है, एक स्टूडेंट है,
नलिनी नाम की, उसको बता रही कि जानवर हमारे साथी हैं, एक टॉपिक डील करना चाहती है। तो प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी, मतलब कौन सा मेथड या कौन सा तरीका वो यूज करेगी ताकि वो अच्छा से करना। दूसरा कहता है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। तीसरा कहता है जानवरों तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। चौथा कहता है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। देखने के लिए सिर्फ कह देंगे हम। चलिए एक मैंने हटा दिया, तीन बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए इसका आंसर मैं दूंगा तीन। क्यों? क्योंकि यदि मैं एक पिक्चर दिखाऊँ ना तो एक 3D मैप नजर आएगा उससे जानवरों के बारे में, उसके उसके कलर कैसे होते हैं, इसके साइज कैसे होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ कैसे होते हैं, वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, कैसे रहते हैं, सब कुछ 3D कॉन्सेप्ट में हम उसे फिल्मों के द्वारा दिखा सकते हैं। बात समझ में आ गया? बात बाकी सब तो ठीक है, ये भी सही है ये भी सही है, फोर्थ नहीं था, तीन सही थे। लेकिन हमें बेस्ट देखना है तो जानवरों को अच्छा से अच्छा माहौल देने के लिए एक वो फील भी करे कि हाँ मैं फॉरेस्ट को देख रहा हूँ, फॉरेस्ट के बारे में अनुभव करेंगे वो। बात समझ में आएगा? तो ऑप्शन तीन इसका सही है। ठीक है, तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ, कल मैं फिर लेके आऊँगा अगला पार्ट इसका बचे हुए क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर यदि आप नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करके टन बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं क्लासेस में आपको नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए फिर ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहेगा। और मैं बोल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबका लिंक दे देता हूँ, आप जाकर वहाँ देखिए, कमेंट करिए यार कोई भी दिक्कत वगैरह है तो। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।